चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सबसे कहना कि डिस्कस करने वाले हैं एनपीएल आर्टिकल नवंबर गांधी जी सीमाएं तथा सीमा चिन्ह सर्वेक्षण चिन्ह के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चैप्टर 10 एंटी बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क सर्वे मार्क्स। यहाँ पर सेक्शन 124 पर एक बार नजर डालिए। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यस सर, 127 तक पढ़ चुके हैं हम लोग, सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का अनुरक्षण। अच्छा, चलिए इससे आगे का हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्शन यहाँ पे 130 यानी कि 127 तक हो गया, 128 से आगे हमें कंटिन्यू करते हैं। तो 128 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई है चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने के लिए बात करना, इन्फोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्वे मार्क्स। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सीधे हम लेके चल रहे हैं आपको डायरेक्ट की तरफ। नजर डालिएगा यहाँ पर सेक्शन 128 पर एक बार नजर डालिए, 127 और फिर इसके बाद सेक्शन 128 सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने के लिए बाध्य करना। सेक्शन 128 में बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्वे मार्क्स। सब क्लोज फर्स्ट पर एक नजर डालिए। पटवारी या नगर सर्वेक्षण, प्रत्येक धारक को जिसकी भूमि पर सीमा चिन्ह का सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण है एक लिखित सूचना देगा, जिसमें उसे अपेक्षा की जाएगी कि वह आगामी 1 मार्च के पूर्व उनकी उचित मरम्मत करवाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन, पटवारी या फिर नगर सर्वेक्षक, और किसको, ऐसे प्रत्येक धारक को जिसकी भूमि पर सीमा चिन्ह का सर्वेक्षण लग रहा है कि त्रुटिपूर्ण है, तो उनको ऐसा कहा जाएगा कि जो 1 मार्च आने वाली है उससे पूर्व उसकी मरम्मत करवाए। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा यहाँ पर नजर डाल देगा। कहा गया इन्फोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। सब क्लोज फर्स्ट पर पटवारी और नगर सर्वेक्षक, ये दोनों की बात की गई, पटवारी हो या नगर सर्वेक्षक हो। यहाँ पर बात की गई शैल give written notice to every holder on whose land the boundary or survey marks are defective, calling upon him to put them into proper repair before the first day of March following। तो तब जो फर्स्ट डे हो मार्च का उससे पहले उनको ठीक करना होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सप्लोज नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं। किसी भी वर्ष में 1 मार्च के पश्चात तहसीलदार या कोई ऐसा अन्य राजस्व अधिकारी, या तो तहसीलदार की बात की गई या कोई भी अन्य राजस्व अधिकारी की बात की गई है, जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी भी त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों को उचित रूप से मरम्मत करवा सकेगा, और ऐसी मरम्मत का खर्च ऐसे सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी धारक या धारकों से ऐसी शास्ती सहायता वसूल कर सकेगा, जो इस प्रकार मरम्मत किए गए सीमा चिन्ह के लिए 1000 रुपए तक की हो सकेगी। ऐसी खर्च तथा शास्ती भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जा सकेगी। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि कौन यहाँ पर मरम्मत करा सकेगा। तो मरम्मत के बारे में यहाँ पे बात की गई कि जब 1 मार्च के पश्चात 1 मार्च तक तो जो धारक है उसको बोल दी गई कि आप करवाइए। उसके पश्चात तहसीलदार या कोई ऐसा अन्य राजस्व अधिकारी जो इस कार्य के लिए सशक्त किया गया हो, तो वो क्या करा सकता है कि यहाँ पर उनका मरम्मत करवाएंगे, और ऐसे मरम्मत का जो खर्चे आएंगे उन धारकों से ऐसे वसूल कर लेंगे जैसे उनसे उनके ऊपर कोई शास्ति लगाई गई है, यानी कि पेनल्टी के रूप में वसूल कर सकते हैं। इतना क्लियर है गाइस? अगला जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट। इसको हम लोग एक ही लैंग्वेज में लेके चले आगे या डबल में करना है? यस सर, एक ही लैंग्वेज में पढ़ाइए, है ना, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, तो देखते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा।
चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 129 पर एक नजर डालिए। सेक्शन 129 में बात की गई है सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड या ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक का सीमांकन कैसे होगा। यहाँ सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर नजर डालिए। तहसीलदार किसी पक्षकार के आवेदन पर, कौन कर सकता है यहाँ पर, तहसीलदार। और किस पर कैसे, किसी पक्षकार के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक को किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या किसी सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड की या किसी ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह निर्मित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। कौन कर सकेगा, तहसीलदार। किसको कर सके, कैसे करेगा, पक्षकार के आवेदन पर। ये पॉइंट्स इनको नजर डालेगा। राजस्व निरीक्षक या फिर नगर सर्वेक्षक को इसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जरा ध्यान दी, सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 129, किससे रिलेटेड, सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड या ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक का सीमांकन कराने के लिए। तो सीमांकन के लिए अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट के लिए बात की गई तहसीलदार की। और किसे कैसे कर सकते हैं, पक्षकार के आवेदन पर। और किसको किया जा सकता है अपॉइंट, अपॉइंट करने की जो बात आती है वो राजस्व निरीक्षक अथवा नगर सर्वेक्षक को। सब क्लोज 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 129 और सब क्लोज 2। इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक पड़ोस के भूमि धारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात तो क्या करेंगे, जो जहां पर भी वो किया जा रहा है सीमांकन, उसके जो पड़ोसी हैं यहाँ पर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर पड़ोसी, 3 नंबर और या 4, तो इन सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और उस पर सीमा चिन्ह संनिर्मित करेगा, यानी सीमा चिन्ह वहां पर बनाया जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, तथा तहसीलदार को ऐसी रीति में जैसे कि भेद की जाए एक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सीमांकन रिपोर्ट में सीमांकित की गई भूमि पर भूमि स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे से संबंधित विशिष्टियां भी सम्मिलित होंगी। तो एक तो जो भूमि स्वामी है उसकी और किसी भिन्न के कब्जे से संबंधित, और कोई कब्जा किसी ने ले रखा तो उसके बारे में भी रिपोर्ट दी जाएगी। तो रिपोर्ट ये किसको करेंगे, देखो जिसने इनको नियुक्त किया था, नियुक्त किसने किया था, तहसीलदार ने। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 129 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, ऐसी रीति से जैसे कि भेद की जाए सीमांकन रिपोर्ट बना करके, और किसको देंगे, ये तहसीलदार को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बना सकते हैं। चलिए सब क्लोज नंबर 3 पर नजर डालिए। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 129 सब क्लोज 3। यहाँ बात की गई राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक सीमांकन के क्रियान्वयन के समय ऐसी एजेंसी की सहायता ऐसी रीति में ले सकेगा जैसा कि विहित किया जाए। कोई एजेंसी जो इस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, तो जितना यहाँ प्रेस्क्राइब किया जाए उतनी ही हेल्प को उनसे ले सकते हैं। कौन ले सकता है, राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक, जिसको सीमांकन के लिए नियुक्त किया गया। नियुक्त कैसे किया जाता है, सेक्शन 129 सब क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और किसने किया था यहाँ पर, तहसीलदार ने। तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये किसी एजेंसी की जो क्रियान्वयन किया जा रहा है उसकी एजेंसी की ये हेल्प ले सकते हैं। चलिए सब क्लोज नंबर 4 पर एक नजर डालें, सेक्शन 129 सब क्लोज 4 पढ़ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, तहसीलदार सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर हितवत पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। कौन करेगा, ये पुष्टि कौन करेगा, तहसीलदार, सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर। और कैसे, हितवत पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उन जो पड़ोस वाले भूधारक हैं उनकी भी सुनवाई की जाएगी अगर कोई हो आवश्यक हो तो, और उस सीमांकन की रिपोर्ट को पुष्टि कर सकेगा और जैसा उसको ठीक लगे वैसा वह आदेश कर सकेगा। अगर कोई विवादित स्थिति आती है तो इसको पुष्ट करने की बजाय उसमें संशोधन भी कराया जा सकता है। सब क्लोज 5 पर नजर डालिए, सेक्शन 129 सब क्लोज 5 पर है। यहाँ कहा गया धारा 4 के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से व्यथित पक्षकार, अगर कोई और यहाँ पे कोई व्यथित पक्षकार आता है तो यहाँ पर क्या होगा, पुष्टि से व्यथित पक्षकार निम्नलिखित आधारों में से किसी
आधार पर उपखंड अधिकारी को अपात्र करने हेतु आवेदन कर सकेगा। किसको आवेदन करेंगे यहाँ पर देखो जरा, यहाँ समझिएगा। सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 129 और यहाँ क्या करना है, जो सर्वेक्षण संख्यांक है या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड या ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक का सीमांकन करना, और इसके लिए तहसीलदार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं किस किस को, राजस्व निरीक्षक को और नगर सर्वेक्षक को। ठीक है, इसके बाद सब क्लोज 2 में ये रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को किसको देंगे, तहसीलदार को। ये रहा रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद तहसीलदार को देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक को कहीं सीमांकन करने में हेल्प की जरूरत है तो एजेंसी की ये हेल्प ले सकते हैं जो इस कार्य के लिए काम कर रही हो। फिर अगले यहाँ पर बात की गई सब क्लोज 4 में, तो तहसीलदार जो सीमांकन रिपोर्ट है उसको प्राप्त होने के बाद जो उसके अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उन लोगों को सुनवाई का अवसर देंगे और उसके बाद फिर रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा। अब रिपोर्ट की पुष्टि करने पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लोग व्यथित होते हैं जिनको जो आदेश उनको ये क्लियर नहीं होता है या उससे उनको लग रहा है कि उनका कोई नुकसान हो रहा है, तो सब क्लोज 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, 4 के अधीन सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि से जो व्यथित पक्षकार है वो कहाँ पर कंप्लेंट करेगा। देखो यहाँ तहसीलदार और नगर सर्वेक्षक और जो आरआई था राजस्व निरीक्षक उनके द्वारा काम किया गया, लेकिन इनकी रिपोर्ट वो किससे करेंगे, तो इनकी रिपोर्ट की जाएगी यहाँ उपखंड अधिकारी से, जिसको आप एसडीओ भी कह सकते हो। अगला जरा ध्यान दीजिए कैसे काम में, जरा ध्यान दीजिए। उपधारा 2 के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं दी गई थी या धारा 4 के अधीन सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, अगर ये कोई कारण है तो फिर इसके बारे में वो कंप्लेंट कर सकते हैं। किसको करेंगे, उपखंड अधिकारी को। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप सेक्शन पढ़ रहे हैं 129 सब क्लोज 5 और 5 का खामे यहाँ पर बात की गई है, जरा ध्यान दीजिए कि अन्य पर्याप्त आधार परंतु ऐसा आवेदन तहसीलदार द्वारा सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि की तारीख या ऐसे सीमांकन के ज्ञात होने की तारीख से इनमें से जो भी बाद की हो 45 दिनों के अवसान के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। कितने टाइम पीरियड के लिए, 45 दिनों के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने बैरेट पर एक बार नजर डाल लीजिए आप लोग, क्या टाइम पीरियड इतना ही है या कुछ चेंज किया गया है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। जल्दी से अपना बैरेट इतना ही है सर, इतना ही है 45 जरा ध्यान दीजिए। हाँ बैरेट रख के बैठिएगा क्योंकि कुछ एक्ट्स में जो अमेंडमेंट्स हो गए कभी बाई मिस्टेक से कुछ चेंज हो तो उनको आप करेक्ट कर पाए। और एक फायदा और होगा इससे कि आप इसको ना आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज नंबर 6 पर एक नजर डालते हैं, सेक्शन 129 सब क्लोज 6। यहाँ बात की गई उपखंड अधिकारी यदि उपधारा 5 के अधीन किए गए आवेदन को स्वीकृत करता है तो वह हितवत पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जांच करने जैसा कि वह उचित समझे के पश्चात या तो वह उपधारा 2 के अधीन प्रस्तुत किए गए सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि करेगा या एक बार फिर से सीमांकन करने के लिए एक दल को प्रतिनियुक्त कर सकेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो वह विहित करे। तो देखिए यहाँ पर अगर उनको सुनवाई का अवसर दिया जाता है, जांच की आवश्यकता है तो जांच कराएंगे, उन पक्षकारों द्वारा अगर ऐसे आवेदन किया जाए तो कौन कराएगा, ये उपखंड अधिकारी। और अगर यहाँ पर आवश्यक होता है तो दोबारा से भी यहाँ पर सीमांकन कराया जा सकता है जिसके लिए एक दल प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। कौन कौन होंगे उसमें, जैसा उपखंड अधिकारी यहाँ पर प्रिस्क्राइब करे। सब क्लोज 7 पर एक नजर डालिए। उपधारा 6 के अधीन प्रतिनियुक्त दल हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्यांक अथवा भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और उस पर सीमा चिन्ह सम्मिलित करेगा। कौन करेगा ये, एक जरा ध्यान दो। उपधारा 6 के अधीन जो दल प्रतिनियुक्त किया गया है वो हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जो सर्वेक्षण संख्यांक है उसकी सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक की संख्यांक या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और उसके बाद ध्यान दीजिएगा सीमांकन करने के बाद उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित करेगा, मतलब सीमा चिन्ह बनाएगा और उपखंड अधिकारी को ऐसी रीति में जैसे कि वह भेद की जाए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उपखंड अधिकारी उस पर ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे पारित कर सकेगा। देखो यहाँ पे समझिए जो सब क्लोज आप 7 पढ़ रहे हैं, सेक्शन कौन सा है 129। अब इसमें क्या किया गया कि जब यहाँ पर
जो सब क्लोज 6 था, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जांच करने का आदेश दिया गया है उपखंड अधिकारी के द्वारा, तो जो उसकी रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट को जो दल था उस दल ने जो रिपोर्ट बनाई थी सब क्लोज 7 के अकॉर्डिंग वो किसके पास भेजेंगे, उपखंड अधिकारी को। ठीक है, और फिर उपखंड अधिकारी को जैसा ठीक लगता है वैसा वो आदेश कर सकेंगे। सब क्लोज 8 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई है धारा 44 धारा 50 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी कोई अपील, पुनरीक्षण का आवेदन, पारित किए गए किसी आदेश के या इस धारा के अधीन की गई कार्रवाई के विरुद्ध नहीं होगा। तो जो इस धारा के अधीन अगर कोई भी कार्रवाई की गई है उसके सेक्शन 44 सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग ना तो कोई अपील होगी ना ही पुनरीक्षण। सेक्शन 44 में यहाँ पर बात की गई है, जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें अपील की बात की गई है और सेक्शन 50 में पुनरीक्षण की बात की गई है। सेक्शन 129 सब क्लोज 9 पर नजर डालिए। राज्य सरकार सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा अनुसृत की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी। कौन बनाएगी यहाँ पर नियम? राज्य सरकार। इसके लिए सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की या ब्लॉक की भूखंड संख्यांक का सीमांकन करने में जो तहसीलदार द्वारा जो प्रोसेस अपनाई जाएगी उसके लिए यहाँ पे कौन नियम बना सकता है? राज्य सरकार। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? यहाँ पर सेक्शन पढ़ रहे हैं 129 और सब क्लोज 9। चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए नियम बना सकेगी जिसमें उन सीमा चिन्हों का जो कि उपयोग में लाए जाए की प्रकृति को भेद करते हुए सीमांकन सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस के उद्ग्रहण हेतु प्राधिकृत किया जाएगा, यानी कि उनसे फीस ली अगर स्टार के लिए फीस ली जाती है प्रेस्क्राइब की जाएगी और उस फीस को वसूला भी जाएगा। इतना क्लियर हो गया सेक्शन 129 तक? प्लीज जल्दी से बताइए। 129 Yes, में sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? गजन जी और क्या नाम है ज्योति मैडम, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। चलिए ओके, नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 130 पर थोड़ा सा नजर डालिए। चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों को विनिर्दिष्ट करने, क्षति पहुंचाने या हटाने के लिए शास्त्री। अगर कोई व्यक्ति जो सीमा चिन्ह यहाँ बनाए गए हैं किसी जांच दल के द्वारा या फिर जो सर्वेक्षण करने के द्वारा या फिर तहसीलदार द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी प्राधिकार व्यक्ति के द्वारा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? देखो जरा ध्यान दीजिए कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी। कहा गया यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक सन्निहित किए गए सीमा चिन्ह या सर्वेक्षण चिन्ह को जानबूझकर विनिर्दिष्ट करेगा, जानबूझकर या क्षति पहुंचाएगा या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाएगा तो उसे तहसीलदार द्वारा, इसके द्वारा ध्यान दीजिएगा तहसीलदार के द्वारा, इनका नाम याद रखना, फिर या फिर कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी अन्य राजस्व अधिकारी, कोई भी अन्य राजस्व अधिकारी है के द्वारा यह आदेश दिया जा सकेगा कि वह ऐसे प्रत्येक चिन्ह के लिए जिसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया हो, क्षति पहुंचाई गई हो या हटाया गया हो तो कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है? देखो 5,000 रुपए से अनधिक ऐसे जुर्माने का भुगतान करे जो तहसीलदार या कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी अन्य राजस्व अधिकारी की राय में उस सीमा चिन्ह या सर्वेक्षण चिन्ह को पुनः स्थापित करने के व्यय को चुकाने के लिए आवश्यक हो। तो जो उसने नष्ट किए हैं उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? जरा ध्यान दीजिएगा 5,000 से अनधिक। एक बार अपने डायरेक्ट में चेक कर लीजिएगा क्या जुर्माने की बात सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग 5,000 रुपए है या ज्यादा है? एक बार देख लीजिए जल्दी से, अपना डायरेक्ट उठाइए फटाफट देख लीजिए। क्लियर है? सही है? यस सर, 5,000 ही है। ठीक है ओके, चलो जरा ध्यान दो। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 131 में मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकार। तो क्या किसी को मार्ग का अधिकार दिया जा सकता है या फिर उसे सुखाचार का अधिकार दिया जा सकता है? तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करें सेक्शन 131 में, एक नजर डालें। देखिए यहाँ पर कहा गया कि मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी, सुखाचार समझते हैं जब कोई व्यक्ति कई सालों तक किसी की वस्तु को किसी जगह को यूज करता जाए
तो एक ईसमेंट एक्ट बना हुआ है, इसके अनुसार उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है कि उस मार्ग से वो आने जाने का अपना कार्य कर सके। तो सेक्शन 131 में एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ कहा गया सब क्लॉज फर्स्ट में, सेक्शन 131 सब क्लॉज फर्स्ट, इस बारे में कि कोई खेतीहर अपने खेतों पर या दखल रहित भूमि या फिर ग्राम की चारागाहों पर मान्यता प्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर से जिसके अंतर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो धारा 242 के अधीन तैयार किए गए ग्राम के बाजे बुलर्ज में अभिलिखित हैं। बाजे बुलर्ज समझते हो क्या होता है? किसको पता है जल्दी से बताओ, बाजे बुलर्ज के बारे में कोई जानता हो? नहीं पता? देखो इसका मतलब ये होता है कोई भी ग्राम है, गांव है और वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी काम कर रहे हैं उनका लेखा जोखा रखा जाता है। तो इसका मतलब है कि वही व्यक्ति बार बार उसी काम को करेगा। जैसे गांव से कोई मछली पकड़ता था और हमेशा वही पकड़ता था, पहले उसके दादा पकड़ते गए, फिर बेटा पकड़ने गए, तो ऐसे एक अधिकार उसका बन गया, तो वो हमेशा फिर जो वहां पर मछली पकड़ने का है उस तालाब से, तो यहाँ पर वो बाजू उलर्ज के अकॉर्डिंग है कि कौन करता रहा, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि ऐसा काम था, ये व्यक्ति करता रहा तो वही करेगा उसको। तो इसके लिए ये वाजिब उलर्ज है, उसका एक उस पर अधिकार हो जाता है। तो यहाँ ये सुखाचार के अनुसार कहा जाएगा। जैसे किसी तालाब में वही मछली पाल रहा है और गवर्नमेंट ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और मछली पाल करके वो सब जगह सेल आउट कर रहा है, तो अब उसको रोका नहीं जा सकता इस काम से। तो ये क्या है, वाजिब उलर्ज कहा जाता है। चलो अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये केवल सिंपल समझाने के लिए इसकी डेफिनेशन और दी गई, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ कहा गया कि वाजिब उलर्ज में अभिलिखित है और इसका रिकॉर्ड किसके पास होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, उपखंड अधिकारी के पास। ये क्वेश्चन आता है वाजिब उलर्ज किस व्यक्ति के पास पाया जाता है, यानी कि इसका रिकॉर्ड किसके पास होगा, कि जो उपखंड अधिकारी होगा इसके पास ये मेंटेन होता है। और जितने भी ग्राम है, पहले जो तालाब नदी ऐसे कुछ भी है जिसमें वो उपयोग करता रहा और उसी व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो ये उसे वाजिब उलर्ज कहा जाता है। ये देखिए इंग्लिश में भी इसे वाजिब उलर्ज पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिए। अब कहा गया कि वाजिब उलर्ज में अभिलिखित है, ना होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुंचेगा, या इस बारे में कि वह किस स्रोत से, किस जल सारणी से अपने लिए जल प्राप्त कर सकेगा, या किस जल सारणी से अपने खेतों में जल निकासी कर सकेगा। कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ी के प्रति निर्देश करके तथा संबंधित समस्त पक्षकारों की सुविधा का सम्यक ध्यान रखते हुए उन मामलों को निश्चित कर सकेगा। तो देखो क्या है, वाजिब उलर्ज से रिलेटेड इसमें क्या है, जैसे किसी की खेती होती थी, थोड़ा सा समझिए, कोई खेत है, ये इसके बगल में भी ये किसी दूसरे का है, ये भी किसी दूसरे व्यक्ति का है, ऐसा खेत हो सकते हैं, उल्टे सीधे हो सकते हैं ये। और यहाँ पर देखोगे इसके बगल से जुड़े हुए ये खेत हैं, ये खेत हैं। तो यहाँ पे देखो जब बारिश होगी ना, तो सभी खेतों में यहाँ भी बारिश होगी, यहाँ भी पानी भरा जाएगा, यहाँ भी भरा जाएगा, तो क्या इसमें पानी भरा तो नहीं रहेगा, एक लिमिट तक ये खेत पानी को सोखते हैं। फिर इसके बाद पानी के निकलने की जगह बनाई जाती है, कहाँ से पानी निकले, तो इसका रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब ये खेत भर जाएंगे तो ऑटोमेटिक पानी अपना रास्ता बना लेगा और उसी से चलता जाएगा, और सदियों से ऐसे चला आ रहा है, ठीक है। या फिर किसी ने इसके साइड में कुछ कैनाल्स बना रखी है ऐसे किनारी किनारी से, कि यहाँ खेत में पानी आएगा यहाँ से तो यहाँ से निकलेगा, ऐसे बीच में से बना लेते हैं। तो जब पानी इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो दोनों लोग अपने सहमति से ऐसे बना लेते हैं, कुछ इसके खेत में कुछ इसके खेत में। अब ये कई सालों तक अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो यहाँ से ये किसका राइट हो जाएगा, ये वाजिब उलर्ज का, कि पानी अगर बारिश होगी तो उसका पानी इधर को निकलेगा, इधर कोई तालाब होगा उसमें जाके स्टोर हो जाता होगा, भले ही ये तालाब किसी का खेत हो, लेकिन यहीं पे जाके स्टोर हो जाता है बरसात का पानी पूरा। तो अब इसके लिए कोई विवाद नहीं होगा, इससे संबंधित कोई व्यक्ति अगर विवाद करता है वो बोलता है इसको नहीं तुम अपने खेत का पानी रोको, इधर नहीं जाने पाए। अब बरसात का पानी है तो वो जाएगा तो सभी तरफ जाता, सभी के खेतों का जाता, और ऐसा कुछ है तो वाजिब उलर्ज में ये देखा जाता है कि पानी का निकास कहाँ है। दूसरी चीज, अगर कोई नहर है तो नहर में से कोई पानी इनके खेतों में इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये इस टाइप की इन्होंने कोई कैनाल बना रखी है पहले से, तो कुछ दूरी तक तो गवर्नमेंट ने बना दी है, उनकी खेती में चकबंदी होती है तो इसके लिए रात जगह छोड़ी जाती है। फिर यहाँ से जो बनाई गई वो कंबाइंड खेत वाले लोग अपने अपने साइड में ले जाते हैं, यहाँ से बना के ये ले गए, तो इससे क्या होगा, जब ये पानी लेके आएंगे तो इस खेत को भी जाएगा फिर इसको भी जाएगा, बारी बारी से ये डेट बांट देते हैं। इस 7 डेज में जो टाइम पीरियड है, मंडे को
किसी को मिलेगा 30 को किसी दूसरे को मिलेगा, ऐसे करके टाइम नहीं करता है। तो वो ऐसी ही पर पार्टी चली आती। तो हर मंडे को किसको मिलेगा ये नाम उनमें दर्ज हो जाता है। तो मंडे को इस व्यक्ति के खेतों में और उनके लिए तो 4 लोगों को 5 लूंगा, जिसके पास जितनी खेती है उसके अनुसार कर दिया जाता है। ये जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है ये बाजू बुजुर्ग के नाम से जाना जाएगा। सर्कुलर नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन इसमें अगर इससे संबंधित कोई विवाद होता है तो यहाँ पे कौन निपटाएगा? तो कहा गया तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ी के प्रति जैसे पहले चली आ रही थी निर्देश करके तथा संबंधित समस्त पक्षकारों की सुविधा का सम्यक ध्यान रखते हुए उस मामले को विनिश्चित कर सकेगा। कहा जाएगा कि भाई जब पहले भी पानी बरसात का आता था ऐसे जाता था, अगर कोई खेतों में पानी को सिंचने का सिंचाई का काम होता तो वो कैसे जाता था पहले, तो उसी रीति से फिर जाएगा। सब क्लोज नंबर 2, तहसीलदार जांच के किसी प्रक्रम पर यदि उसकी राय में मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुतोष प्रदान करना आवश्यक है तो वह उपधारा 1 में के विवाद के अधीन किसी मामले के संबंध में तुरंत अनुतोष प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा। अंतरिम आदेश समझ गया ना? तुरंत रिलीफ कुछ हो सकता है तो उसे वो देंगे, बाकी का विवाद आगे सुनवाई तक चलता रहेगा। तो ये कौन करेगा यहाँ पर? तो ध्यान देना, देखो अधिकारी का नाम तहसीलदार की बात की गई। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो आप? सेक्शन 131 और सबक्लोज 2। 131 का सबक्लोज 2, इसमें लिखा क्या है, किसके बारे में आप पढ़ रहे हैं? मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकार। मार्ग का अधिकार है, अपने खेत पर जाएगा तो उसके लिए खेत यहाँ बने हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी कुछ जगह बनाए तो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता तो चाहिए ना, कहाँ से निकलेगा? तो बीच में से थोड़ी सी रास्ता दी जाती है या इनकी जो खेतों की जो मेड़ बनाई जाती है इनसे जनरली लोग निकलने का काम करते हैं, जो पैदल पैदल जा सकते हैं। तो ये क्या मार्ग का अधिकार है सभी को, अन्य प्राइवेट और सुखाचार संबंधी अधिकार भी है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, परंतु पर एक नजर डालिए। परंतु ऐसा अंतरिम आदेश जो तहसीलदार के द्वारा किया गया आदेश की तारीख से 90 दिन के अवसान हो जाने पर यदि पूर्व में समाप्त नहीं किया गया है तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसकी टाइम लिमिट कितनी है? अगर सुखाचार या सुखाधिकार से रिलेटेड मार्ग के अधिकार से कोई दिया गया तो टाइम पीरियड दिया गया यहाँ पर 90 दिन में, अगर उसे चेंज नहीं किया गया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये स्वतः ही समाप्त हो गया। तो इसके द्वारा किया गया आदेश 90 दिन तक वैलिड रहेगा, 90 डेज तक। सेक्शन 133 पर नजर डालिए, बाधा का हटाया जाना। सब क्लोज फर्स्ट पर नजर डालते हैं। सेक्शन 133 आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए। यदि किसी तहसीलदार को यह प्रतीत होता है कि कोई अधिक्रमण या बाधा किसी ग्राम की किसी मान्यता प्राप्त सड़क या पथ जिसके अंतर्गत वे सड़कें तथा वे पथ हैं जो ग्राम के वाजिब उलर्ज में अभिलिखित हैं, कहाँ पर लिखित हैं? वाजिब उलर्ज में, अथवा किसी ग्राम की सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में अड़चन पैदा करती है, या जिससे किसी ऐसे सड़क या जल सारणी या जल स्रोत या जल निकासी में अड़चन पैदा होती है, तो धारा 131 के अधीन किसी निश्चय से संबंधित हो तो वह ऐसे अतिक्रमण या बाधा के लिए उसे उत्तरदायी व्यक्ति को हटाने के लिए आदेश दे सकता है। तो जिस व्यक्ति ने अड़चन पैदा की है या कुछ भी ऐसा और मैटर किसमें दर्ज है? वाजिब उलर्ज में, कि ऐसा होता रहा तो उसे हटाने का वो आदेश कर सकता है। कौन आदेश करेगा भाई, जल्दी से बताओ? तहसीलदार। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 33 सब क्लोज 133 सब क्लॉज फर्स्ट। 133 का सब क्लोज फर्स्ट में। चलो सेक्शन 133 सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डाली। यहाँ पे क्या कहा गया? यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो तहसीलदार उस अतिक्रमण या बाधा को हटवा सकेगा और उसके हटाए जाने का खर्च ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा तथा वह व्यक्ति तहसीलदार के ऐसे लिखित आदेश के अधीन जिसमें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का कथन किया गया हो ऐसी शास्ति का दायी होगा जो कितनी 10,000 रुपए तक की हो सकेगी। तो ध्यान दीजिए, जब तहसीलदार ने कहा कि भाई वाजिब उलर्ज का मैटर है, इसको हटा दीजिए जिस व्यक्ति ने बाधा की है, अगर वो व्यक्ति नहीं हटाता है तो सेक्शन 133 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग उस पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है और उसे तहसीलदार यहाँ सही करवा सकता है। चलिए क्लोज नंबर 3 पर नजर डालिए। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन अतिक्रमण या बाधा उसके हटाए जाने के आदेश की तारीख से 7 दिवस के से अधिक के पश्चात भी हटाने में असफल रहता है तो उपधारा उपखंड अधिकारी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उपधारा 2 के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी
उसकी गिरफ्तारी करा सकेगा और अतिक्रमण या बाधा हटाए जाने संबंधी प्रथम आदेश की दिशा में 15 दिन की कालावधि के लिए और अतिक्रमण या बाधा हटाए जाने के द्वितीय या पश्चातवर्ती आदेश की दिशा में 6 मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में नियुक्त किए जाने के लिए 12 सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, एक सेकंड में लाइन पर रहिएगा प्लीज। अभी देखो, अभी ठीक है? जी सर, अब तो ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखो, सतलुज फर्स्ट और 2 में आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट में कहा कि अगर कोई बाधा जो वाजिब उल्लंघन का मैटर हो उसमें आती है, तो जिसमें क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान दीजिएगा। ग्राम की सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में कोई अड़चन पैदा करती है, जिससे किसी सड़क, जल सारणी, जल स्रोत, जल निकासी में कोई अड़चन पैदा करता है, तो यहाँ पर अतिक्रमण जिस व्यक्ति ने किया, जो उत्तरदायी है, उसे हटाने का आदेश दे सकता है। कौन देगा यहाँ पर? तहसीलदार। अब जरा सुनो, अगर वो नहीं हटाता है तो यदि ऐसा व्यक्ति धारा 1 के अधीन पारित आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो तहसीलदार उसका अतिक्रमण को हटवाएगा और उससे जो खर्च हुआ है वो खर्च वसूल करेंगे। खर्च कितना हो सकता है? 10,000 रुपए तक शास्ति उस पर लगाई जा सकती है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा, अभी क्लियर है भाई सभी को? यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन अतिक्रमण या बाधा उसके हटाए जाने के आदेश की तारीख से, जब उसको हटाए जाने के आदेश दिया गया है उस तारीख से अगर 7 दिन से अधिक के पश्चात फिर कंटिन्यू रखे रहता है, 7 दिन में अगर नहीं हटाता है, तो उपखंड अधिकारी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उपधारा 2 के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी। तो उपधारा 2 में कितनी की गई थी? 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज तक की वो पनिशमेंट पेनल्टी लगा सकता है। फिर कहा उसकी गिरफ्तारी करा सकेगा और अतिक्रमण या बाधा हटाए जाने संबंधी जब फर्स्ट टाइम आदेश दिया गया था उसकी दशा में उसे कितने दिन के लिए जेल हो सकी? 15 दिन की कालावधि के लिए। और अगर अतिक्रमण या बाधा हटाए जाने के दूसरी बार अगर करता है तो उसे कितना यहाँ पे दिया जाएगा? या उसके पश्चातवर्ती आदेश, दूसरी बार या उसके बाद। पहले बार में तो कितने दिन की बात की गई है? 15 दिन तक के लिए। और उसकी दशा में 6 मास की कालावधि के लिए सिविल कारागार में नियुक्त किए जाने के लिए वारंट के साथ भेजेगा। कौन भेजेगा यहाँ पर? बस उस अधिकारी का नाम बता दीजिए, जल्दी से बताओ, सुन पा रहे हो तो? एसडीओ। बिल्कुल, उपखंड अधिकारी को ये पावर होगी कि जो आदेश दिया गया था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम अगर उसने ऑफेंस किया है तो उसे 15 दिन का, फिर भी अगर आदेश को नहीं मानता है, और सेकेंड टाइम या उससे अधिक की बार की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 मंथ तक का उसको सिविल कारागार हो सकता है। चलो अगला जरा यहाँ ध्यान दीजिए, परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उपखंड अधिकारी के समक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए दिवस पर उपस्थित होने के लिए और यह कारण दर्शाने की सूचना जारी न कर दी जाए कि उसे क्यों न सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जाए। इसकी पहले इंफॉर्मेशन उसे भेजी जाएगी, इसके बाद उसके लिए ऐसा वारंट इशू किया जा सकेगा। अगला जरा ध्यान दीजिए, परंतु यह और कि यदि उपखंड अधिकारी का यह समाधान हो जाता कि अतिक्रमण या बाधा हटा दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को वारंट में लिखित कालावधि के अवसान के पूर्व कारागार से मुक्त करने का आदेश दे सकेगा। भले ही उसे देखिए कारागार 6 मंथ के लिए भेजा गया हो और उसने ऐसी बाधाएं जो की थी वो अगर हटवा देता है तो उसे फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। परंतु में जरा ध्यान दीजिए, परंतु यह और भी कि इस धारा के अधीन किसी भी महिला को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाएगा। महिलाओं को माफ कर दिया गया है कि अगर वो बाधा उत्पन्न करती हैं तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बस बाकी पेनल्टी तो यहाँ लगाई जा सकती है। बाकी तो बढ़िया, सभी लोग महिलाओं को आगे करते हैं, जाओ लड़ लो, वही बात समझ में। चलिए जल्दी जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन हम 135 की तरफ चल रहे हैं। 134 सभी को क्लियर हो गया गाइस? एक बार थोड़ा सा हाँ बोल दो, मतलब जो भी अगर समझ आया तो हाँ बोलो, ना बोल दो। जैसा क्लियर है। हाँ सर, समझ में आ चलो गया। सेक्शन 135 में जरा ध्यान दीजिए।
सड़क, पथ आदि के लिए भूमि का अर्जन। सड़क बनाना हो, कोई रास्ता बनाना हो तो उसके लिए क्या भूमि का अर्जन हो सकता है। सब क्लोज फर्स्ट पढ़ रहे हैं सेक्शन 135 का सब क्लोज फर्स्ट। देखिए, यदि ग्रामवासियों के आवेदन पर या अन्यथा कलेक्टर का जांच के पश्चात, या तो कलेक्टर की जांच के पश्चात या ग्रामवासियों के आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ग्राम समुदाय के उपयोग के लिए 10 फीट से अनधिक चौड़ी सड़क की, कितने फीट की, 10 फीट से अनधिक चौड़ी सड़क की, बैलगाड़ी मार्ग या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए कोई भूमि अर्जित करना समीचीन है, तो वह उस ग्राम के निवासियों से अपेक्षा कर सकेगी कि वे भूमि के संबंध में उपधारा 3 के अधीन देय प्रतिकर की रकम निर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर जमा करें। देखो जरा ध्यान दीजिए क्या कहा गया कि बना क्या रहे हैं हम। सेक्शन 135 सब क्लोज फर्स्ट में आप जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, सड़क, पथ आदि के लिए भूमि का अर्जन, क्या भूमि सरकार ले सकती है। तो कहा गया ग्रामवासियों के आवेदन पर या अन्यथा कलेक्टर का जांच पश्चात यह समाधान हो जाता है कि ऐसे ग्राम में समुदाय के उपयोग के लिए और कितनी बनाई जा रही सड़क, 10 फीट से अनधिक, 10 से ज्यादा की नहीं, चौड़ी सड़क की, बैलगाड़ी मार्ग या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए कोई भूमि अर्जित करना समीचीन है, कोई भूमि लेना ठीक है, तो वह उस ग्राम के निवासियों से अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी भूमि के संबंध में उपधारा 3 के अधीन देय प्रतिकर की रकम निर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर जमा करे। हाँ, फिर और ध्यान दीजिए, ऐसा निक्षेप कर दिए जाने पर कलेक्टर बेहतर रीति में प्रकाशित किए गए आदेश द्वारा ऐसी भूमि को अर्जित कर सकेगा, और ऐसा आदेश कर दिए जाने पर ऐसी भूमि राज्य सरकार में पूर्ण रूप में निहित हो जाएगी। तो अगर रोड बनाने के लिए जरूरत है तो कलेक्टर ऐसा कर सकता है, कोई भी जमीन को वो ले सकता है और वो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो राज्य सरकार की हो गई है। अभी थोड़ा सा और अगला पॉइंट यहाँ पे पढ़िए, 2-3 जब क्लियर हो जाएंगे तभी ये पूरा क्लियर हो पाएगा। सब क्लोज 2 पे जरा ध्यान दीजिए, किसी भी ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन निहित होने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के भीतर कलेक्टर को अपने हित के संबंध में प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकेगा। तो प्रतिकर किसको आवेदन करेगा, वो कलेक्टर को। जिस व्यक्ति की जमीन ऐसे कार्यों के लिए अगर जा रही है तो सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग वो आवेदन कहाँ करेगा। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 135 सब क्लोज 2, इसके अकॉर्डिंग प्रतिकर पाने के लिए वो कलेक्टर को आवेदन कर सकता है। तो क्लोज 3 पर एक नजर डालिए, यहाँ कहा गया कि ऐसी भूमि के संबंध में देय प्रतिकर उस पर निर्धारित किए गए या उस पर निर्धारण योग्य भू राजस्व का 15 गुना होगा। तो जितना भू राजस्व लगता था और प्रतिकर कितना होगा, 15 गुना तक हो सकेगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, तो ये आपका एक बार अपने डायरेक्ट पर थोड़ा सा नजर डालिए, सेक्शन 135 का सब क्लोज 3, क्या प्रतिकर 15 गुना ही है या इन्होंने कुछ बढ़ा दिया। एक बार नजर डाल लीजिए जल्दी से, डायरेक्ट देखिए मिल गया। पर गजेंद्र जी से पूछिए, उनके पास 2019 का बेयर एक्ट है। नहीं मैडम 15 ही है, आपके पास 18 ही का है। मैडम 19 में 15 ही है, पर उसमें अंडरलाइन कर लीजिए इसलिए बता रहा हूँ। हाँ वो तो है मेरा डायरेक्ट है, उसमें 15 ही दिया है, बस इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप लोग उसे ना नोट कर लें और लिख लीजिए 15 ही है। नया डायरेक्ट में भी 15 गुना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम ये MPLRC की क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए सेक्शन, ठीक है मैडम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसे सुन लीजिएगा एक बार, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा स्पीड में लिया है, वो लैंग्वेज भी डबल नहीं की है, तो देख लेना आप लोग, ठीक है गाइस। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।